आप देखें कि जो पुष्प वर्षा होती है जी, वो हेलीकॉप्टर्स भी वहाँ से गुजर रहे हैं, तो उनका जो तारतम्य है वो भी बैठाना ज़रूरी है। आज आप देखेंगे वायुसेना के जब दस्ते निकलेंगे तो उनकी एक बाज़ फॉर्मेशन भी आएगी। जैसे पहले आपने देखा होगा कि जो हल्के हमारे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं वो आते थे, तो इस बार बीच में बाज़ फॉर्मेशन आएगी MiG-29। अच्छा, तो वो बहुत रोमांचक होता है। बिल्कुल, तो वो भी सारा इनको अपना मैं कर्नल साहब से एक चीज जरूर पूछना चाह रहा था सर, ये जो कि बहुत दिलचस्पी लोगों की होती है, खासकर युवाओं की और बच्चों की, कि जो वहां पर हमारे हथियार प्रदर्शित किए जाते हैं 26 जनवरी को, वो एक मैसेज होता है क्या पूरी दुनिया को? कई बार हम अपने कई अत्याधुनिक हथियार जो हैं वो प्रदर्शित कर देते हैं, कोई मिसाइल दिखाते हैं, कई बार कोई नई इन्वेंशन की होती है हमारे वैज्ञानिकों ने, उसको स्थान मिलता है, उसकी क्या वजह होती है? उसमें डेफिनेटली जब हम इसका निर्धारण करते हैं कि हमें कौन से हथियार वहाँ दिखाने चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं पूरी दुनिया को, अपने लोगों को और साथ ही साथ दुनिया को, क्योंकि अब पिछले कई सालों से हम आत्मनिर्भरता की ओर रक्षा उत्पादन में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी 12 मार्च को एक एक्सरसाइज भारत शक्ति हुई थी जो कि पोखरण में हुई थी, जैसलमेर में हुआ था। वहाँ पर नौसेना के, भारतीय से थल सेना, वायुसेना के जो भी हथियार हमने बनाए हैं उसकी प्रदर्शनी हुई थी और उसे फायर करके उसको दिखलाया गया था। अच्छा। और न केवल पूरे देश को दिखाया गया बल्कि वहाँ पर विदेश के भी लोग प्रतिनिधि वहां पर थे। तो एक जज्बा दिखाई देना चाहिए और अब ये नया भारत है, ये भारत आंख से आंख मिलाकर बात करता है। ये नया भारत है जो जानता है कि जब राष्ट्र पर आघात हो, जब अस्मिता पर बात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम शत्रु संहारेंगे, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। क्या बात। आप रक्षा की बात करें, रक्षा के क्षेत्र में फर्म हमने कितना विकास किया है। अभी जो आंकड़ा मैं पढ़ रही हूं, हम कितने स्वदेशी हुए हैं और कितने अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। केवल रक्षा क्षेत्र में लगभग 2.63 बिलियन डॉलर तक हमारा निर्यात बढ़ चुका है, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 32.5% अधिक है। इतना अभूतपूर्व ये विकास हुआ है रक्षा क्षेत्र में। और अगर हम निर्माण की भी बात करें तो टाटा जैसे बड़े बड़े अभी हाल ही में हमने गुजरात महिंद्रा में है, देखा, बहुत सारी बड़ी कंपनियां इस आज हथियार उत्पादनों में लगी हुई हैं और ये बड़ा मुश्किल टास्क था जो काम में लिया गया पिछले 10 सालों में, और सब जानते थे कि इसमें समय भी लगेगा, लेकिन शिद्दत से लगे रहे तो एक दिन वो आएगा जब आप अपने सशस्त्र सेनाओं को जो भी आयुध देते हैं, जो भी हथियार देते हैं, वो हम खुद बनाएंगे, अपने देश में बनाएंगे। एक छोटा सा वाकया मैं बताना चाहता हूं। डॉक्टर अब्दुल कलाम उस समय मिसाइल मैन, उस समय वो DRDO एस्टैब्लिशमेंट को हेड कर रहे थे और मुझे एक मौका मिला उनके साथ बातचीत करने का। उन्होंने बताया, जब उन्होंने लेक्चर लिया तो उन्होंने कहा आज से 2 साल पहले सारे देशों ने, बाहरी देशों ने हमारे ऊपर मिसाइल ट्रीटी कंट्रोल रिजीम लगाकर जो मिसाइल बनाने के लिए जो बहुत ही जरूरी यंत्र थे वो देने से मना कर दिया। MTCR में मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने सभी वैज्ञानिकों को बिठाया, बुलाया और एक लक्ष्य निर्धारण किया कि हम आज से कोई भी बाहरी देशों से हम इन यंत्रों का निर्यात नहीं करेंगे। और उसके बाद 2 साल के बाद हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि जिन देशों ने हमारे ऊपर MTCR लगाया था उन्हीं देशों ने डिमांड देना शुरू किया कि हमें भारत से। क्या बात, ये होती है बात, ये उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। आपके वैज्ञानिक अब जो हमें जो एक्चुअली हमें सक्षम बनाते हैं। और अभी आप बात कर रहे थे जब जिसने वो सड़क बनाई उसका पसीना गिरा होगा, आज वो 26 जनवरी की परेड देख रहा होगा। मैं तो सैल्यूट करता हूं सर उन हमारे नौजवानों को, देशवासियों को जो बॉर्डर पर सड़कें बनाते हैं। सही बात, कितना बड़ा काम है वो, दुर्गम जगहों पर जाकर। मैं तो एक बार लद्दाख गया हूं और वहां मैंने सड़कें देखी, मैं हैरान रह गया कि यहां पर ऐसी सड़कें, दिल्ली से अच्छी सड़क वहां बनी हुई है।
बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैं बहुत डीपली स्टडी कर रहा था, क्योंकि मुझे कई बार उनके साथ स्क्रिप्टिंग करने और फिल्म बनाने का मौका मिला पिछले 2 सालों में। मैं ये देख रहा था कि जो टाइम गैप जो 11 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक रोड बंद रहते थे, इन्होंने इतने अच्छे रोड बनाए और इतनी अच्छी सुविधाएं की कि वो 8-9 महीने से घट करके सिर्फ 3 या 4 महीने का ही गैप रह गया है, जो कि अपने आप में अभूतपूर्व है। अदरवाइज हर चीज एक फ्रूटी भी आती थी तो नीचे से हवाई जहाज से आती थी, उसका रेट कितना बढ़ जाता था। अब जो पहला गांव है सीमा से जुड़ा हुआ, वो भी अपने आप को दिल्ली के दिल के बिल्कुल मध्य में अपने आप को समझता है। ये वाकई में काबिले तारीफ है। और चाहे फिर डीआरडीओ की झांकी हो, वो भी आज हमें इस परेड में दिखाई देगी। कुछ तस्वीरें जो आ रही है वो आपके सामने रख दूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी अभी झंडारोहण किया और उसके बाद जितने भी वहां पर अतिथि हैं उन्हें वो संबोधित कर रहे हैं। और इस तरीके की तस्वीरें आप अलग अलग राज्यों से लगातार देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले पटना के राज्यपाल की भी तस्वीर आपने देखी। और प्रदीप जी, हर क्षेत्र में, हर स्कूल में, भारत में देखिए कर्तव्य पथ पर तो ये परेड है ही, लेकिन छोटे छोटे मोहल्लों में भी इस वक्त जश्न का माहौल होता है। और वाकई में वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प होता है, रोमांच से भर देने वाला होता है। आज सुबह सुबह जब मैं उठी 6 बजे का वक्त था और हल्की हल्की आवाज सुन रही थी कि अभी से देशभक्ति के तराने बजने लगे हैं। ये जोश वाला दिन होता है, उत्सव का दिन होता है। आपने जो अभी ये कहा देशभक्ति के गीत, मैं एक छोटा सा अपना अनुभव बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं सैल्यूटिंग डेज से रक्षा मंत्रालय के लिए कमेंट्री करता था, तो उसमें क्या है कि जो वहाँ सभी बैठे हैं उन तक वो कमेंट्री जाती थी और वो सुबह सुबह देशभक्ति के गीत लगा देते थे।